हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक मॉक टेस्ट जो कि रहने वाला है इम्पॉर्टेंट आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और बेसिकली ये क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको जनरल इंग्लिश जो लैंग्वेज पोर्शन है वहाँ से देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ ओनली सीटेट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपेटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे आपके पास जनरल इंग्लिश का पोर्शन है, उन्हीं सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये 2023 में जो अगस्त में अभी एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, वहीं से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं सो दैट आपको प्रीवियस ईयर्स भी पता चल जाए क्या होंगे, आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट चेक कर लें कि आप उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं, बिकॉज योर एग्जाम इज़ वेरी नियर। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। A majority of people think that their dream job is too hard to achieve. तो हमें बताना है majority और hard ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच से आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स देख लो, आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही और एक से ज़्यादा भी देखने को आपको मिल सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम majority हम पहले डिस्कस करेंगे। majority एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, तो इसलिए मेजॉरिटी नाउन है। और हार्ड क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इस जॉब को वो डिस्क्राइब कर रहा है, जॉब की क्वालिटी बता रहा है कि हार्ड है, काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए वो एडजेक्टिव है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 101 क्वेश्चन का। Next, job seekers feel limited by the choices they made at college. The underlined phrase means, जो phrase है feel limited, हमें इसका मतलब बताना है ये है क्या, इसका मतलब क्या है। To feel constrained, to feel constrained, to feel dejected, to feel limitless या फिर to feel confused। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज टू फील कंस्ट्रेंड। मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, कि फील लिमिटेड मतलब आप एक लिमिट के आगे, आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ गए कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो कंस्ट्रेंट का मतलब यही होता है, रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए फील लिमिटेड का टू फील कंस्ट्रेंट एकदम करेक्ट आंसर है। और ये 2023 का जो रीसेंट एग्जाम हुआ है, मोस्ट रीसेंट, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप मीन्स। आपको पता ही होगा सीटेट में ये बॉटम अप, ये सब ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये क्या है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, ट्रेडिंग प्लेसेस विद अदर्स, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट इन हायरार्की, फ्रॉम योर कोलीग्स, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग। बॉटम अप टेक्निक क्या होती है, या फिर लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप क्या होता है, इसका मतलब होता है सबसे लोएस्ट से बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पे जाना। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चों को पहले पिक्चर दिखाई, पिक्चर के थ्रू हमने उन्हें वर्ड सिखाया, पिक्चर दिखाई एप्पल की, और फिर बताया ये अल्फ़ाबेट बताए अ, ठीक है, फिर अ से हमने पूरा वर्ड बनाना सिखाया, एप्पल से हमने एक वर्ड के बाद हमने पूरा उन्हें सेंटेंस बनाना सिखाया। तो इन्होंने लोएस्ट से स्टार्ट करते करते हाईएस्ट पे पहुंचे, इसे हम कहते हैं बॉटम अप। बॉटम से ही मतलब पता चल जाएगा, बॉटम मतलब लोएस्ट, ठीक है, टॉप मतलब सबसे, अप मतलब हाईएस्ट। 104 का एकदम सेकेंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में एनोलॉजी वाले। एक्सपेक्टेडली को इन्होंने रिलेट किया है अनएक्सपेक्टेडली से, तो रिजेक्शन को क्या रिलेट करोगे आप इन चारों ऑप्शन से, ये आपको बताना है। प्रोबेशन, इविक्शन, डिजेक्शन या फिर सिलेक्शन। तो एक्सपेक्टेडली का ऑपोजिट है अनएक्सपेक्टेडली, तो अब हमें रिजेक्शन का बताना है ऑपोजिट।
रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी को कोई चीज़ के लिए आया और हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब उन्हें चूज़ कर लिया। रिजेक्शन मतलब उन्हें चूज़ आपने नहीं किया। सो यहाँ पे फोर्थ सिलेक्शन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डायरेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस भी कुछ टाइम से अब एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है हमारा असर्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है वो हेल्प करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में प्राइमरी लेवल पर। रीज़न, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एक सब स्किल है रीडिंग और राइटिंग की। सो 4 ऑप्शंस है, जल्दी से आप अपना आंसर जल्दी से चूज कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन की जाएगी पेपर में, और जो हिंदी पोर्शन है वो भी ऑब्वियसली आपको हिंदी में ही लैंग्वेज को देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो आपके और पोर्शंस है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलते हैं, बट लैंग्वेज सीधा उसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि आपने चूज़ करी है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और वीडियोस के साथ आऊँ मॉक टेस्ट की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एंड में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन से सब्जेक्ट के लिए आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मोरओवर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं। इसका मैं टेलीग्राम पे इसका मैं पूरा PDF डालूंगी। सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। जो लैंग्वेज स्किल है वो कैसे अच्छे तरीके से सबसे बेस्ट वे में कैसे लर्न करी जाती है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शंस है, देख लेते हैं एक एक करके। इफ द टीचर फोकसेस ऑन वन स्किल एट अ टाइम विद द हेल्प of challenging and mechanical language drills, if they are dealt with an integrated manner only through written tests and assignments। देखो लैंग्वेज को हम रिटन टेस्ट और असाइनमेंट से तो नहीं करेंगे, तो ये तो 4th तो बिल्कुल ही काट दो। अब कौन सा आपको ठीक लग रहा है? सो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और जो बोर्ड ने भी सही माना है वो है ऑप्शन 3, दैट इज इफ दे आर डेल्ट विद एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? अगर किसी चीज़ को मिक्स करके, ठीक है, लैंग्वेज आप कैसे ढंग से सीख सकते हो, ये नहीं कि आपको सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही आपसे बात करी जाए, उसी के ही रूल्स बताए जाएं तभी आपको समझ में आएगा, बट आपको इंटीग्रेटेड वे में जब सिखाएंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको बता रहे हैं नाउन क्या है, अगर आपको नाउन्स पूरा इंग्लिश में ही समझाते रहे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर आपको इंटीग्रेटेड वे में बताए, जैसे कि हिंदी में हम इसे संज्ञा बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेट मतलब और सब्जेक्ट्स के साथ उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको मिक्स करके अगर हम समझाएंगे तो लैंग्वेज बेस्ट वे में पढ़ी जा सकती है, लर्न करी जा सकती है। सो इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to assess whether students have understood how to use the narrative skill, a teacher should ask students to circle the verb and adjectives in the text, share an incident when they were surprised, correct the mistakes in the use of describing words, read a story and answer comprehension based questions। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, इन्हें कहते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। इस नरेटिव स्किल क्या होता है? मतलब अगर टीचर देखना चाहती है बच्चे की नरेटिव स्किल, नरेटिव मतलब वो किस तरीके से अपनी बात को या किसी स्टोरी को नरेट कर पा रहा है, सुना पा रहा है, समझा पा रहा है, तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि टीचर बच्चे की नरेटिव स्किल टेस्ट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं।
तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। मतलब कोई किसी भी बच्चे को खड़े होकर बोलो कि कोई अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करो जब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो। तो यस, यही सबसे ज़्यादा सही तरीका है जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ which I recently got my hands on. So this is a CTET book, new edition 2024 from Oswald Books. So इस एक किताब में आपको पूरे 15 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स। मोर ओवर ये पेपर सेकंड की है, ये सीटेट बुक पेपर सेकंड के लिए है, दैट इज सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के लिए। बट ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए ही नहीं है, जो भी आपका पूरा सिलेबस है सीटेट का, सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माइंड मैप्स के थ्रू इन्होंने बहुत सिंपल वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी आगे, बट उससे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें आपको पूरा पेडागॉजी जो भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी आपका 30 मार्क्स का है, बहुत अच्छे से डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। एंड नॉट ओनली एक्सप्लेन बट बहुत सारे MCQs भी है आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। देन आपको लैंग्वेज का पोर्शन मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का। देन जो आपका 60 मार्क्स का सोशल साइंस का पोर्शन है, पूरा एक एक चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस बुक के बारे में इज़ द ट्रेंड एनालिसिस। इसमें आपको पूरा अच्छे से बता रखा है कि 2018 में चाइल्ड डेवलपमेंट इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक 13। 2019 में इससे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ज्योग्राफी में 2023 में 6 क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया था। तो बहुत अच्छे से इन्होंने ऐसे एनालिसिस दे रखा है चैप्टर वाइज। अब मैं आपको माइंड मैप की जो मैं बात बता रही थी, ये आपको रिवीजन के टाइम काम आते हैं काफ़ी। बहुत सारे इन्होंने माइंड मैप दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, तो पूरे इन्होंने माइंड मैप के थ्रू, वैसे एक्सप्लेनेशन है चैप्टर में बट माइंड मैप के थ्रू बता रखी है कि कितनी बिहेवियरल थ्योरीज किस किस की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, फाइनल एंड ग्रीन थ्योरी हो गई। तो देन आगे उनको भी ब्रांचेस के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, जो कि ऑसवाल्ड बुक्स की तरफ से है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है, 21 जनवरी को ही आपका एग्ज़ाम है, आप चाहते हैं कोई बुक खरीदना, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू इस बुक को देख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जितना इसका MRP है उससे आपको कम में ही मिलेगा उस लिंक पे। नेक्स्ट, a teacher of class 7th is facilitating the reading of the books other than the prescribed test books. She is promoting their shared reading, intensive reading, extensive reading and guided reading. एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग से क्वेश्चन आता है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर्स उठा लो, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 7th की एक टीचर है जो कि बच्चों को एक्स्ट्रा बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है, या फिर बोल रही है उन्हें कि आप जो आपका सिलेबस है उसके अलावा आप कोई और एक्स्ट्रा बुक भी पढ़िए, बट वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो। अब वो कोई भी बुक हो सकती है, चाहे स्टोरी बुक हो जाए या कोई भी बुक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ रीडिंग को? जल्दी से अपना आंसर चूज करिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग यही होती है जब आप अपने प्लेजर मतलब जब आप कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है, लर्न करने के लिए नहीं पढ़ रहे, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, बट आप मज़े के लिए जो रीडिंग करते हो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। और इसी का उल्टा हो जाता है इंटेंसिव रीडिंग, जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर कोई आपको कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आप ध्यान से डिटेल्ड वे में जब पढ़ रहे हो तो उसे हम इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल आस्क्ड द लैंग्वेज टीचर टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन। व्हाइल सिलेक्टिंग देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल में लैंग्वेज टीचर को बोला, अब लैंग्वेज टीचर
कोई भी हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर, हिंदी लैंग्वेज का, संस्कृत लैंग्वेज का, जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का टीचर को स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि आप अपनी लैंग्वेज की आप बुक डिसाइड कर लो न्यू सेशन के लिए। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट नहीं है बुक को चूज करते टाइम। लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेजेस नोन टू चिल्ड्रन, ऑब्वियसली टीचर ऐसी लैंग्वेज की बुक चूज करेगी कि जो बच्चों को लैंग्वेज आती हो, कि वो उसे इजीली पढ़ सके। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, मतलब ऐसी बुक्स जो कि हर लर्नर के लिए मतलब सही हो, ठीक है, ऐसी नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ही, जो हर एक बच्चों के लिए सही हो, ऐसी बुक्स। लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, लेवल के अकॉर्डिंग हो। फोर्थ, कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब ये देख के नहीं कि बहुत मोटी बुक है तो मैं इसे चूज कर लूँ, और कंसेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंसेप्ट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में ना दिए हों, ऐसी बुक्स बिल्कुल गलत होगी। कंसेप्ट्स जिसमें बहुत ईजी वे में समझा रखे हो टीचर को, ऐसी बुक्स चूज करनी चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये जो 2 चीज़ें दी हैं, ये चूज करते टाइम किसी भी अच्छी बुक को हमें नहीं इनको इंक्लूड करनी, इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट, द टीचर develop the criteria to monitor the use of language materials by learners. Which criteria are most important and helpful in monitoring the use of material? मतलब एक टीचर ने कुछ क्राइटेरिया बच्चों के लिए सेट कर दिया जिससे वो देख सके कि बच्चे सही तरीके से लैंग्वेज के जो मटेरियल्स है वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं। हमें बताना है इन चारों में से, ऑप्शंस में से, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हेल्पफुल क्राइटेरिया है टीचर के लिए मॉनिटर करने के लिए कि बच्चे सही मटेरियल्स, लैंग्वेज मटेरियल सही यूज़ कर रहे हैं। तो हमें बताना है मॉनिटर करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है। फर्स्ट, यूजेबिलिटी, रेपिटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अटरेंसेस। सेकेंड, प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटीरियल। थर्ड, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशंस एंड रिटन रिपोर्ट्स। फोर्थ, चेकलिस्ट, अजम्पशंस एंड लर्निंग आउटकम्स। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे ना, सारे मिलते जुलते से लग रहे हैं, चारों सही से ही लग रहे हैं। जल्दी से आप अपना आंसर चूज करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशंस एंड रिटन रिपोर्ट्स। ठीक है, जो टीचर है वो बच्चों को पहले ऑब्जर्व करेगी, देन फीडबैक भी देगी। ये नहीं कि सिर्फ वो मटेरियल्स यूज कर रहे हैं बस देखती रहे, उन्हें ऑब्जर्व करती रहे, बाद में उन्हें फीडबैक भी देगी, एंड देन फिर उनकी रिपोर्ट्स कहीं लिखेगी भी। नेक्स्ट, अ टीचर showed a movie with the captions to learners in class 6th. The movie is based on one of the chapter in the textbook. The movie with captions on will encourage. अच्छा, ये क्वेश्चन हमें कह रहे टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों को एक मूवी दिखाई और जो वो मूवी है उसमें नीचे कैप्शंस भी लिखे आ रहे हैं। कैप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई इंग्लिश मूवी आप देख रहे हो और आप देख रहे हो जो डायलॉग वो पर्सन या कैरेक्टर बोल रहा है वो आपको इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो उसे हम कैप्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये चैप्टर है, जो जो ये मूवी है, वो मूवी टीचर एक इनके बुक के चैप्टर में से ही बेस्ड दिखा रही है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है जो कैप्शंस है उस मूवी में वो क्या इनकरेज करेगा बच्चों में। ऑप्शंस देखते हैं 4। एक्टिव व्यूइंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट, लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल। थर्ड, द स्टूडेंट्स टू वॉच मोर सच मूवीज। बिल्कुल भी थर्ड तो बिल्कुल भी रेलिवेंट ही नहीं लग रहा, ये तो आप वैसे ही कट कर दो। फोर्थ, listening strategies by verbal clues and to appreciate the actions of actors and to write a review. फोर्थ भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि उनके एक्शंस को ध्यान से देखे। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से हो सकता है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, लिसनिंग स्ट्रैटेजीज, बच्चों की लिसनिंग पावर बढ़ रही है। एक्टिव व्यूइंग, सिर्फ बच्चे सुन ही नहीं रहे बट जब कैप्शंस लिखे जा रहे हैं
तो वो उन्हें पढ़ भी रहे हैं, तो ये एक्टिवली वो उसे देख भी रहे हैं, व्यूइंग कर रहे हैं। एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू यूज़ ऑथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल। तो ये जो कैप्शंस लिखा आ रहा है, ठीक है, मूवी के साथ साथ ये एक ऑथेंटिक मतलब रियल लैंग्वेज मटेरियल की तरह भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं पहले। अ चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज यूज मोर वर्ब्स दैन नाउन्स एंड इग्नोर्स द ग्रामर रूल्स। रीजन क्या है? दे लैक वोकैबुलरी रेंज। तो ये जो हमारा असर्शन है, स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि जो बच्चा है कोई, वो अर्ली चाइल्डहुड में वो वर्ब ज़्यादा यूज़ करता है नाउन से ज़्यादा, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बताता है कि मुझे सोना है, मुझे खाना है ना, मुझे जाना है, ये पहनना है। तो कोई भी एक्शन वर्ड होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। बट बच्चा नाउन्स कम यूज़ करता है। नाउन्स क्या हो गया? मम्मी पापा भैया दीदी, है ना, ये सब नाउन्स वगैरह हो गए, नाम या फिर किसी भी चीज़ का। बच्चे ये नाउन्स कम यूज़ करते हैं बट वर्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा रूल। ये हमारा रीज़न क्या बता रहा है? क्योंकि उनकी वोकैबुलरी रेंज कम होती है इसीलिए। सो जो इस क्वेश्चन, जल्दी से आप पहले अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए और अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों की वोकैबुलरी रेंज कम होती है, ये भी ठीक है, और बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में वर्ब ज़्यादा यूज़ करता है दैन नाउन्स, ये भी ठीक है। बट जो रीज़न है वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। इस स्टेटमेंट का रीज़न ये नहीं है कि बच्चा नाउन्स इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि उसकी वोकैबुलरी रेंज कम है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस विद हर मदर and says that sometimes we cover eyes and the teacher asks us to pick an object out of the bag. Then we have to try to describe it. It is really good way to learn. This comment shows the child's preference of learning. Identify her preference. Okay, एक बच्ची है, वो अपनी मदर को बता रही है कि हम ना क्लास में एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर हमारी टीचर आंखें बंद करवा देती है और एक वो बॉक्स में से एक चीज़ चूज़ करने को कहती है, और फिर हमें जो भी हम चीज़ को उठाते हैं हमें उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। कहती हमें बहुत मज़ा आता है इस वे में, ठीक है, जब हम ऐसे खेलते हैं क्लास में, लर्न करते हैं। तो ये जो बच्चे की प्रेफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शंस हैं। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई हियर इट, आई रिमेंबर लैंग्वेज व्हेन आई मूव, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई कॉपी, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव। अब देखो, ना बच्चा इसमें सुन के कुछ सीख रहा है, ना वो कुछ देख के सीख रहा है, और ना ही वो कुछ कॉपी करके सीख रहा है। तो एलिमिनेशन से भी ये आंसर आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज मूव क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, है ना, जब बच्चा यहाँ पे खुद करके कुछ सीख रहा है। और काइनेस्थेटिक भी बोलते हैं इसे, अगर आपने डेवलपमेंट पेडागोजी में पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में काइनेस्थेटिक क्या होता है? मूव करना, फिजिकली मूवमेंट, राइट। सो मूव का यहाँ पे ये मतलब है। सो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रैटेजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। ये एक स्टेटमेंट दी है और बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये लर्नर की कौन सी स्ट्रैटेजी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। इफ़ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। अगर मुझे नहीं पता चलता कि किसी चीज़ का क्या मतलब है, मैं उसके लिए देखती हूँ। अब इसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस है। यूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिस, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को प्रैक्टिस के लिए गेन करती हूँ। कंसल्टिंग रेफरेंस मटीरियल, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं कंसल्ट करती हूँ रेफरेंस मटेरियल से। थर्ड, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, मतलब वो बहुत कंफ्यूज्ड है। फोर्थ, फोकसिंग ऑन कॉलोकेशंस। कॉलोकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि
जो आसपास के वर्ड्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से वो उसको पता लगाने का कोशिश करती है। जैसे कि एग्जाम में कितनी बार होता है, जनरल इंग्लिश में आपसे कोई वर्ड का मतलब पूछ लिया, बट आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, बट आप अगर सेंटेंस पढ़ो ना तो आप अपनी मर्जी से खुद से ही वो उसका मतलब निकाल लेते हो कि इस वर्ड का यही मतलब होगा। इसे बोलते हैं कॉलोकेशन, कि जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से आप उस वर्ड का मतलब पता लगाओ। तो यही बता रहा है कि फोकस करती है कॉलोकेशन पे। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल। इस बच्ची का या फिर किसी बच्चे का ये मतलब है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं उसके लिए ढूंढती हूँ। मतलब कहाँ से ढूंढती है? रेफरेंस मटेरियल से, चाहे वो डिक्शनरी हो या कोई भी अदर बुक हो। कोई इसको समझ नहीं आ रही, वहाँ से वो रिलेटेबल टॉपिक के लिए ढूंढती है कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सीटेट के मैं और मॉक टेस्ट्स के साथ आऊँ, जनरल इंग्लिश के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मोर ओवर चैनल पे न्यू है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चाहते हैं अगर आप इसका PDF लेना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।